हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 2024 बोर्ड एग्जाम में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आपका 70 नंबर का पेपर होता है तो आप 70 में 70 करके आओगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है ना, उसमें आप लोगों का यह क्वेश्चन 100% आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं सिर्फ एक ही वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ये एक आप लोगों का बहुत ही बड़ी क्लास है, महामैराथन क्लास है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर हिंदी में 95% जरूर लाओगे। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आप लोगों को आल सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कर ही लोगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 हिंदी का, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां सबसे पहले हम लोग जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न, रस मीमांसा के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रस मीमांसा जो रचना है उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो रस मीमांसा है इसके लेखक का नाम जरूर पूछता है, ठीक है। या फिर आपका एक और इनकी रचना है चिंतामणि, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं, तो इनकी एक और रचना है चिंतामणि। तो चिंतामणि भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। तो आप ये जरूर तैयार कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। जो कीर्ति कंकाल है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इन सबको इसलिए बता रहा हूं कि आप जल्दी से तैयार कर लो। कीर्ति कंकाल, कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का, मुंशी प्रेमचंद्र का, राम कुमार वर्मा का या मैथिली शरण गुप्त का? तो जो कीर्ति कंकाल है वो रचना है जयशंकर प्रसाद जी का। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का जो कंकाल है वो रचना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद्र, वैद्यनाथ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय। सभी नोट बना लो ताकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है और आप इन सबको जल्दी पढ़ लो, ठीक है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेमघन या रामधारी? तो भैया मोहन राकेश जी हैं लहरों के राजहंस के लेखक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, या फिर यहां देखो जयशंकर प्रसाद, या फिर हमारा महादेव वर्मा। तो एक ऑप्शन आप लोग चेंज कर लो, कोई सा भी आप चेंज कर लो, ठीक है। यहां आप लोग कर लो कोई दूसरा, महादेवी वर्मा कर लो, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, कोई भी कर लो। वैसे इसके जो मेन है वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी, ठीक है। तो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 है माय डियर स्टूडेंट, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। जो गुनाहों का देवता वो किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, एकांकी, उपन्यास है? तो गुनाहों का देवता जो है वो एक उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। सारा कंप्लीट कर लो। आज का ये वीडियो देखो, 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में धुआं उड़ा दो, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। 95% छाप कर आना है, ठीक है, और 95% लेकर आना है, टॉपर बनना है, ठीक है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने, नरहर दास ने, या फिर नरपति नल्लाह ने, तुलसीदास ने, या फिर कबीरदास? तो इसके जो राइटर हैं या फिर हमारा महाकाव्य की रचना की थी वो मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भैया भूषण, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 9 है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में, या 1959 में, या 1953 में, या फिर 1979 में? तो तीसरा सप्तक जो है वो प्रकाशित कब हुआ था माय डियर स्टूडेंट? तो वो हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1959 में हमारा तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा कवित्री हैं, किस युग की कवित्री हैं? प्रगतवादी युग, दुर्वेदी युग, छायावादी, या फिर प्रयोगवादी? तो महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी युग के हमारे कवि हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद ये छायावादी युग के हैं। देखो छायावादी युग का परावर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप
युगवाणी, प्रेम वाटिका या छड़दा? तो भैया सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचना है वो कौन सी है? तो वो है युगवाणी। कौन सी है? युगवाणी है सुमित्रा नंदन पंत की रचना। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, अगला यहां देखो ध्यान से सारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रगतवादी युग के कवि नहीं है? तो प्रगतवादी युग के जो हमारे कवि नहीं है वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो घ वाला ऑप्शन चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखो यहां ध्यान से लिखा हुआ है, शोक बिकल रोही सब रानी, रूपशील बलतेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमि तल बारा ही बारा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। इसमें विरह आया हुआ यानी कि रोना धोना ये सब आया हुआ है। तो दिस ये देखो विलाप का मतलब होता है रोना, तो ये इससे आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें शोक है। शोक का मतलब उदासी है, निराशी है, तो इसलिए हमारा करुण रस होगा। अगर हंसना आता तो वो हमारा हास्य रस हो जाता। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, विनह करुणा एन चिताई जानकी लखन तानु। तो भैया ये है चौपाई रोला सोरठा दोहा, क्या है? तो ये हमारा एक सोरठा है। क्या है? एक सोरठा है। ठीक है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन, रूपा से तेरा घन के सपास पास में अलंकार है। तो इसमें तो आप बता दो, बहुत आसान है, रू से रूपास, रू से रूपक अलंकार। बस ट्रिक याद करो, ट्रिक से जो याद करोगे जिंदगी भर याद रहेगा। मेरी तो मदद करो, मेरी मदद करो। तो इसमें क्या कह रहा है भैया? आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आज्ञा कर रहा है कि यार मेरी मदद करो वरना बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है? आज्ञा या आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक या फिर संकेतवाचक? तो इसमें तो सभी बता सकते हो आज्ञावाचक है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगला, रोहन यहां नहीं आया, यहां पे ऐसे लाइन है। अब ये बताओ ये है क्या? यहां वाला जो है ये क्या दर्शाता है? तो यहां मतलब कोई चीज आपसे कोई कहे कि जैसे रोहन यहां नहीं आया, यहां का मतलब मान लो आपके घर नहीं आया, तो वो क्या है? एक स्थान है। ठीक है, वो एक क्या है? एक स्थान है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, नी है, सु है, साहिद्र है या फिर आ है? तो आगे क्या लिखा हुआ है? सु। तो सुदर्शन में हमारा सु उपसर्ग है। क्या है? सु। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, शुभाशुभ, शुभाशुभ में हमारा कौन सा समास है? तो शुभाशुभ में हमारा कौन सा समास है माय डियर स्टूडेंट? इसमें हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, शुभाशुभ में हमारा द्वंद्व समास है। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? अम्बुद प्रयोद। क्या है? अम्बुद और प्रयोद। तो ये हमारा हो गया 20 ऑब्जेक्टिव। देखो इसमें मैंने आपको 20 जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप जल्दी से तैयार कर लो। अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी के हर एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो हिंदी के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स जरूर लाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये गद्यांश तैयार कर लिया ना तो ये समझो कि 6 नंबर आपका क्लियर है, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, तो यहां आपसे क्या पूछ रहा है? देखो, विश्वास पात्र मित्र जो होता है जीवन का एक औषधि है। औषधि का मतलब है दवा। जो विश्वास पात्र हो, जो अच्छा मित्र हो, जिस पर आप विश्वास कर सको, कोई भी काम दो तो विश्वास के साथ। ठीक है, हर कोई आपका सच्चा फ्रेंड नहीं होता है। सबको आप अपना सच्चा फ्रेंड मानते हो तो एक दिन आपको बहुत ही बड़ा धोखा मिलेगा। ठीक है, तो जो ट्रस्टेबल हो उसको अपना फ्रेंड मानो, सभी को नहीं मानो। कोई अच्छा फ्रेंड हो उसी को अपना फ्रेंड मानो। तो विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औषधि है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तो वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सैर और कोमलता होती है। ठीक है, अब देखो इसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। इस गद्यांश से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला हमारा, सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, आपको ये 2 नंबर देकर जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको 2 नंबर देके जाएगा। एक सच्चा, यहां भैया कर दो सच्चा। ठीक है, सच नहीं सच्चा। सच्चा मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए? तो अगर आप इस 3 क्वेश्चन का आंसर देते हो ना तो आपको नंबर मिल जाएगा 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 6 नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का।
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ देखते हैं। तो गद्यांश का संदर्भ किस चैप्टर से लिया गया? विश्वास पात्र मित्र, मित्र का मतलब मित्रता पाठ, ठीक है। तो यहां हम लोग सबसे पहले देखेंगे संदर्भ, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। सबसे पहले आप ब्लैक कलर से संदर्भ हेडिंग डालना। एक बात याद रखना, जो मैं एक कलर पेन का यूज कर रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम में मत करना, क्योंकि इससे आप फेल हो सकते हो, ठीक है। नंबर नहीं कम होगा, डायरेक्ट फेल हो जाओगे, तो भैया कलर पेन का यूज मत करना। तो सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालो और लिखो प्रस्तुत। देखो पाठ का नाम और लेखक का नाम पता है तो आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप पाठ का नाम और लेखक का नाम डाल सकते हो, या फिर अगर जैसा बता रहे हैं ऐसा लिखोगे तो आपको भर भर के नंबर मिलेगा। प्रस्तुत गद्य अवतरण, जो इसके जो राइटर हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ये है इसके राइटर, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक। ध्यान से देखना, अब आपके पास समय नहीं है, 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ एक एक टॉपिक को। और अगर यही आप लोग संदर्भ अदर चैप्टर में भी अप्लाई कर सकते हो। पाठ का नाम लेखक का नाम बदल देना बस, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड, ठीक है, में संकलित। अब इस चैप्टर का नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट? वो है मित्रता। क्या है? मित्रता नामक निबंध लिखो या पाठ, क्योंकि निबंध विधा पर, तो निबंध डायरेक्ट लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। निबंध से लिया गया है, ठीक है, लिया गया है, बस हो गया। 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। ये हमें लिखना था कि इसमें हमारा जो पाठ का नाम और लेखक का नाम, ठीक है, यानी कि संदर्भ, तो ये 2 नंबर फिक्स हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो आपको करना है वो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आ जाओ, सबसे पहले आप हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है, ठीक है, का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि का मतलब जो मान लो आप कोई भी बीमार हो, मतलब किसी भी चीज से, तो आपको अच्छी औषधि मिले तो आपका संतुलन यानी कि शरीर सही हो जाता है और आपकी बीमारी दूर हो जाती है। उसी प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर के अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है। उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें अच्छे विचार देगा, बुराइयों से बचाएगा, बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह बचाएगा, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और हम निराश होंगे तो वह हमें प्रोत्साहित करेगा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विश्वासी मित्र हमें गरिमा में जीवन यापन करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करेगा, जिससे हमें सुविधा एवं सम्मान पूर्वक जी सके, ठीक है। तो अगर रेखांकित अंश की व्याख्या करो तो 1-2 बार पढ़ लेना इसको, कि जहां से जैसे विश्वास पात्र मित्र जो होता है जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। इसे 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक सच्चा मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए? तो यहां देखो, एक सच्चा मित्र कह सकते हैं, एक सच्चा मित्र हम कह सकते हैं जो हमें बुराइयों से बचाए, सत्य, पवित्रता और मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा, बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा, आपको प्रोत्साहित करेगा किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, मतलब आपको 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप ये जल्दी से तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में जाओ और आप पूरा करके आना, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन हमें करके आना है। तो अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश बोर्ड एग्जाम के लिए। तो महत्वपूर्ण पद्यांश देखो, वैसे तो आपको बहुत सारे पद्यांश मिल जाएंगे आपके हिंदी के संस्कृत खंड में, तो हिंदी के बुक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश हम लेकर आए हैं। अगर आप कोई गाइड उठाओगे, कोई बुक उठाओगे, तो आप देखोगे कि ये पद्यांश ना हद कर चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का, हर साल आता है, मतलब जाओ उठा के देख लो, हर साल आता ही है। तो हम समझाएंगे और आप समझ जाओगे तुरंत। देखो, सबसे पहले इसको 1-2 बार पढ़ लो, ताकि चीजों को समझने से पहले उसको ध्यान से देखो। अगर आप किसी चीज को बहुत ही ध्यान से देखते हो ना तो समझ में आ जाता है।
कि ये कैसा इंसान है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का कुछ और हो जाता है। देखो, सुनी सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन देह सन तिन्हे समुझाए कछ मुस्काए चली, और तुलसी तेह और सोहे अवलोकत लोचन लावली, अनाग तराग में भान उदय बिकसी मन मंजुल कंज कली। तो ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक या राइटर या फिर हमारे कवि कौन हैं? तो डायरेक्टली आपके कवि लिखे हुए तुलसीदास जी, और ये हमारा है वन पथ पर, धनुष भंग वन पथ पर पाठ से लिया गया है, लेकिन हमारा वन पथ पर अलग शीर्षक है, धनुष भंग अलग शीर्षक है। धनुष भंग जब राम भगवान धनुष को तोड़े थे तब वो शीर्षक है, और जब वो वनवास गए थे तो वन पथ पर अलग शीर्षक है। अंडरस्टैंड, समझ में आया? तो अगला देखो, यहां आपको इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन मिलेगा। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या लिखो एक साथ में। पहले अलग अलग होता था, संदर्भ अलग व्याख्या अलग, अब एक साथ में कर दिया, थोड़ा सा हार्ड कर दिया 2%। सीता जी संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है, और अनुराग तराग में क्या अर्थ है? अनुराग तराग का क्या अर्थ है? 2-2 नंबर आपको देकर जाएंगे और आप पूरा बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनोगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका संदर्भ। तो संदर्भ में कुछ है नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही ज्यादा आसान है। पाठ का नाम पता ही चल गया, लेखक का नाम पता ही चल गया, जो कवि हैं इसके, तो फिर इसमें क्या बचा? कुछ भी नहीं ना। तो सबसे पहले आप संदर्भ देखो, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास के राइटर हैं और जो पाठ का नाम है वो वन पथ पर है। तो वही सेम है जैसे मैंने आपको अभी बताया है, डायरेक्टली वैसे ही लिखो। पाठ का नाम वो सब चेंज कर देना, गद्यांश पद्यांश अलग होता है। गद्यांश में आप गद्यांश लिखना, पद्यांश में आप पद्यांश लिखना। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है वो भैया हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है, कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ये रामचरितमानस की रचना की है, बहुत ही बड़ी, ठीक है, द्वारा रचित ये कविता है, ठीक है। तो यहां लिख दो डायरेक्टली कवितावली, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। क्या है? रचना है, ठीक है, कवितावली, ठीक है। से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब हिंदी, ये हिंदी है ना, मतलब हिंदी का एक भाग है ना, तो हिंदी लिख दो, क्योंकि ये हिंदी जो है सबसे बड़ी शाखा है, उनके भाग है गद्य पद्य व्याकरण के। काव्य खंड, क्या है? काव्य खंड, ठीक है। काव्य खंड में संकलित, ठीक है। अब ये जो हमारा एक अलग शीर्षक है वो है वन पथ पर, ठीक है। तो यहां लिख दो वन पथ पर, शीर्षक से लिया गया, ठीक है, शीर्षक से लिया गया है। तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। अब हमें क्या लिखना है? देखो, ये आपको व्याख्या भी देखना है, तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। सुनी सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करे नयन देह सैने तिन्हे समुझाए कछु मुस्काए चली, और तुलसी तेह सोहे अवसर अवलोचन लावली, अनुराग तराग में भानु उदय बिकसी मन मंजुल कंज गली। तो व्याख्या आप देखो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि ये पद्यांश थोड़ा सा बड़ा है। तो देखो व्याख्या हेडिंग डालो, लिखो ग्राम वधुआ, जो ग्राम की वधुएं हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, ने राम के विषय में सीता जी से पूछा। जब राम भगवान और सीता लक्ष्मण सब वनवास जा रहे थे, 14 वर्ष का वनवास, तो मतलब जो सीता माता हैं उनसे मतलब पूछती हैं ग्राम की वधुएं, क्योंकि वो वधु हैं, महिलाएं हैं, और महिलाओं का कनेक्शन अच्छा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो उनसे पूछती हैं, कहती हैं कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, ठीक है, मतलब ये जो सांवले और सुंदर रूप वाले हैं तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचन को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गईं, और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो, महिलाएं जो होती हैं ज्यादा, जो कम बोलती हैं, ठीक है, थोड़ा शर्मीली होती हैं, वो ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। अगर वो उनकी हमेशा जो है जो मुंह है वो चलता रहता है, तो वो
महिला नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब सीता माता ने कुछ बोला नहीं, अपनी मुस्कुराहट और जो है मतलब उसी से मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से बता दिया कि ये हमारे पति हैं, ठीक है। तो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होंने स्त्रीय लज्जा के कारण, जो स्त्रियों की लज्जा होती है, ठीक है, के कारण कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्होंने स्त्रीय लज्जा के कारण संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम रूपी सरोवर के राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुएं नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। तो ये हमारा हो गया बच्चों संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब हमारा एक क्वेश्चन है, सीता जी के संकेत पूर्ण उत्तर की क्या भावना अनुरूप है? तो सीता जी संकेत जो है पूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्माण की भावना के अनुरूप है। अगला, अनुराग तड़ाक का क्या अर्थ है? तो अनुराग तड़ाक का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। क्या है? प्रेम रूपी सरोवर। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पद्यांश भी हो गया, गद्यांश भी आपका कंप्लीट हो गया, पद्यांश भी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप करके आओगे। हम हैं तो क्या गम है, आप लोग बस पढ़ाई करो, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। फ्यूचर आपका सवाल है, फ्यूचर का आपका सवाल है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा गद्यांश संस्कृत का 5 नंबर आपको देकर जाएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्रम स्थली अस्ति एत एवं संस्कृत भाषायाम वर्णसम संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसिद्धा मुगल युराजा दाराशिको अत्यंत भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम आकरोत सह तेषम ज्ञानम तथा प्रभावितम अभवत यत यूं उपनिषद अनुवादम फारसी भाषायाम करिता। संदर्भ देखो, सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया। ये हमारा किस चैप्टर से है? वाराणसी पाठ से लिया गया है, ठीक है। समझ में आया? वाराणसी पाठ से लिया गया है, समझ में आ गया ना। अगला समझो, प्रसंग। प्रसंग में क्या है कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। देखो ये संदर्भ और प्रसंग जो है आप वाराणसी के हर एक गद्यांश में जोड़ सकते हो। हर एक पंक्ति का जो गद्यांश होता है ना, बहुत सारे गद्यांश होते हैं, 2-3-4 इंपॉर्टेंट है, उसमें आप जोड़ सकते हो। सेम ही संदर्भ, सेम ही प्रसंग, केवल व्याख्या चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग होते हैं। तो व्याख्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। फारसी भाषा में, देखो कि इनको फारसी आता था तो फारसी भाषा में कराकर इसको बहुत अच्छे से अध्ययन किया। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। वाराणसी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रबुद्धो ग्रामीणा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बता भी रखा है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो आपकी गलती है। अब हम क्या भी कर सकते हैं, आप लोगों को सब कुछ पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संस्कृत का गद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा पद्यांश आ जाओ संस्कृत का। संस्कृत का पद्यांश देखो, एक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई सारे हैं पद्यांश, लेकिन मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाया हूं, 5 नंबर आपका फिक्स कराएगा कि बंधनम मरणम यपि जयो यप पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता। ये किस चैप्टर से लिया गया है? हमेशा वीर वीर की नाम आया है तो वीरा वीरण पूज्यते से पाठ से लिया गया है। राइटर लेखक इसके होते नहीं है, तो बस नाम लिखो, काम हो जाएगा, ठीक है। संदर्भ का तो संदर्भ में लिखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूज्यते पाठ से लिया गया है। प्रसंग में है, इसमें सिकंदर और पुरु राजा के संवाद, मतलब जो उनकी बातों का द्वारा वीरता को प्रभावित किया गया है, ठीक है। अब देखो व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। बंधनम मरणम ये जयो पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता। देखो इसका मतलब है बंधन हो अथवा मरण हो, यानी कि एक दूसरे से जुड़ना, जैसे शादी होता है तो बंधन होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ते हैं, अथवा मरण हो अथवा मृत्यु हो, जीत हो या हार हो, मतलब जीत हो या हार हो, दोनों अवस्थाओं में वीर समान होते हैं। अगर जीते तो भी अच्छा है, नहीं जीते तो भी अच्छा है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ सीख मिला, ठीक है, उस हार से। हार पे भी आप लोगों को अच्छा रहना है, बट कोशिश
करो तब हारो तब अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो और फिर आ गया टाइम तो हार गए, तो ये थोड़ी, ठीक है। सामान रहते हैं और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, वीर का जो भाव होता है वही वीरता कहलाता है। तो ये हमारा हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश संस्कृत का। तो गद्यांश पद्यांश संस्कृत का समझ में आया, 10 नंबर फिक्स कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक श्लोक आप समझ लो, ये वाला मान लो बोर्ड एग्जाम में आ गया तो एक श्लोक 2 नंबर आपका फिक्स कराएगा श्लोक, ठीक है। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। तो ये वाला आप श्लोक तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका 2 नंबर श्लोक का भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संस्कृत का गद्यांश पद्यांश श्लोक, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। साथ में मैंने आपको सभी गद्यांश इंपॉर्टेंट बता दिए, हिंदी का पद्यांश भी। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं फटाफट। अब देखो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि पहला आप तैयार कर लो गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, पहला चैप्टर। दूसरा आप जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लो। तीसरा आप मैंने बताया था सूरदास जी का तैयार कर लो। चौथा तुलसीदास जी का। पांचवा आप लोग महादेवी वर्मा का। तो इसमें से हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे देखते हैं जीवन परिचय। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो जयशंकर प्रसाद जी का। आप ऊपर प्रश्न देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इधर आप अंडरलाइन कर लेना एक तरफ, ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना जो भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 जो भी है, ठीक है। आपके बुक में आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में जो भी संख्या होगा ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, फिर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, फिर जीवन परिचय हेडिंग डाल देना। देखो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुंघनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में हुआ। सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। इनका जो व्यापार था, मुख्य व्यापार जैसे मेन व्यापार होता है वो तंबाकू का था। इनके युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उनके 4 वर्ष मतलब युवा अवस्था जब उनको आया तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उनके 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी देवासन हो गया। इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा घर पर ही प्राप्त किया। इन सब की जो शिक्षा है वो घर पर ही किया। और इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण, देखो पहले पिता का मृत्यु हुआ, फिर 4 वर्ष बाद माता का भी मृत्यु हो गया, अब इनके बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया। कितना बड़ा आफत आ गया इनके परिवार पर, मतलब पूरा परिवार ही खत्म कर दिए भगवान ने, ठीक है। तो मृत्यु के कारण तंबाकू का व्यापार ठप हो गया तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया। अब देखो जो इंसान है अंदर से टूट चुका था, क्योंकि एक लोगों की मृत्यु हो रही है, अब क्या फायदा कमाने से, ठीक है। तो ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति, जो पहले की संपत्ति थी इनके मम्मी पापा वाली संपत्ति, वो सब बेच दी। और प्रसाद जी अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रसाद जी को बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। और प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए। लास्ट में इनको भी क्षय रोग हो गया, जिससे शरीर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, अंदर कोई जान ही नहीं बचती है। और फिर एट लास्ट तक तथा रंज के द्वारा इनका शरीर बहुत ज्यादा दुर्बल हो गया। काशी में सन 1937 वर्ष की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। 1937 वर्ष में इनका स्वर्गवास हो गया। कहीं कहीं इनका जन्म 1890 भी लिखा रहता है, तो डोंट वरी, आप कुछ भी लिखोगे 89-90 सही है, ठीक है, उसमें टेंशन मत लेना। नहीं तो आप लोग कमेंट करो सर ये वो, ठीक है, कमेंट मत करना इसके लिए, क्योंकि ये सही है। अब देखो इसकी रचनाएं भी समझ लो, क्योंकि रचनाएं लिखोगे तो भी आपको फुल नंबर मिलेगा। तो चलो देखते हैं रचनाएं। तो आप हेडिंग डालो रचनाएं। रचनाएं हम इनका कुछ अलग टाइप से लिखेंगे ताकि आपको फुल नंबर मिले। सबसे पहले काव्य है इनका आंसू कामायनी झरना, उपन्यास है इरावती तितली, कहानी है आंधी इंद्रजाल छाया, और नाटक है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। तो ऐसे आप 4 नाम लिख देना, अच्छे से रचनाएं लिख देना, बहुत ज्यादा आसान है, नंबर भर भर के मिलेगा, कोई काट नहीं सकता, आपको फुल नंबर मिलेगा अगर ऐसे लिखोगे तो अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर आपका फिक्स करा देगा। अब हम लोग देखते हैं कवि का जीवन परिचय, जो आपको 5 नंबर फिक्स कराएगा। तो अगला हमारा जीवन परिचय सूरदास जी का। जो कवि सूरदास जी हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में सूरदास जी आते हैं, तुलसीदास जी आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप जीवन परिचय हेडिंग डालो और लिखो भक्तिकालीन कवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1778 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था, ठीक है। पंडित रामदास जी संस्कृत ब्राह्मण थे। देखो जो कवियों का जीवन परिचय होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। ये पता नहीं होता कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ इनका पालन पोषण हुआ, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता। अभी यही देखो ध्यान से, इनका जो है जन्म पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। पंडित रामदास जी संस्कृत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान इनका जन्म सिही नामक स्थान पर मानते हैं।
कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इनका स्थान सिंही नामक स्थान को जन्म मानते हैं। अब देखो कुछ कह रहे हैं सिंही नामक स्थान भी हुआ, अगर जन्म हुआ है तो सही एकदम नहीं पता होता है। अब सूरदास जी जन्म से अंधे थे। अब बहुत सारे ऐसा मतभेद है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। अगर भैया जन्म से अंधे थे तो इतना अच्छा वर्णन कैसे किया श्री कृष्ण जी की बाल अवस्था का, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे थे। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है और विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों और चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन कोई जन्मांध यानी कि अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए और उन्हें स्वरचित मतलब अपने द्वारा लिखी हुई एक पद गाकर सुनाया और वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वो इतना अच्छा गाए ना तो वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया और बहुत बड़ा काम सौंपा, श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार। तभी वे मंदिर उनका निवास स्थान बन गया और सूरदास जी विवाहित थे, पहले से उनका विवाह हो गया था, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, बट इससे पहले वे परिवार के साथ रहते थे। बट वल्लभाचार्य जी के संपर्क के आने के बाद वो पहले दीनता के पद गाया करते थे, बहुत ज्यादा गरीबी जो होता है ना दीनता, ठीक है, उसका पद गाया करते थे वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले। उसके बाद वो क्या करते थे, बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पर्वत के पास पारसोली नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। अब देखो इनका रचनाएं लिख देना, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। बहुत आसान है यार, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो ये 3 रचनाएं लिख देना, आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपका जीवन परिचय 2 कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लेना, जो बचा है उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे निबंध, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, जो बोर्ड एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं निबंध। अगला हेडिंग है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निबंध, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। सबसे पहले आप हेडिंग डालो रूपरेखा, जो जो आपको हेडिंग डिस्कस करना है वो डाल दो। प्रस्तावना हम डिस्कस करेंगे इसमें, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान, उपसंहार। तो सबसे पहले प्रस्तावना। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समझ से सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, मानव जीवन खतरे में आ जाएगा और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। तो बहुत छोटा सा मैंने लिखा है प्रस्तावना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रदूषण का अर्थ, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अगर आपका वातावरण अच्छा है, शुद्ध है, संतुलित है तो ही विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देती है। जब बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ती है, जिस घर में 5 लोग पहले प्रदूषण फैलाते थे, अब उसी घर में 10 लोग फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का फैलाने का, और लगातार जनसंख्या वृद्धि बहुत ही तेजी से हो रही है, ठीक है। तो अगला हेडिंग देखते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने वाले को प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव को बहुत ज्यादा संकट उत्पन्न हो सकती है। प्रदूषण के प्रकार देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण कुछ इन रूपों में पाया जाता है। पहला का वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का अनिवार्य स्रोत है, जो वायु है जीवन का अनिवार्य स्रोत है और प्रदूषण फैलाने के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर वायु में प्रदूषण होगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रहने या जीने के लिए हमें शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर शुद्ध वायु मिलेगा तभी हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है, आवश्यकता होता है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। जल प्रदूषण। जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, उससे भयानक बीमारियां होती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। तो ये हमारे 2 प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। अभी हमारे और भी प्रकार हैं थोड़ा सा। अगला है हमारा माय डियर स्टूडेंट ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण भी आजकल एक नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि ध्वनि प्रदूषण होता है। रासायनिक प्रदूषण। द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा से और रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समस्या का समाधान देखो, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सबसे अच्छा उपाय है। वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ठीक है। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है या पैदा कर दिया है। एंड आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो और उनको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। लास्ट हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो कौन सा है, वो हमारा है उपसंहार, ठीक है।
तो उपसंहार हमारा है लास्ट हेडिंग, देखो ध्यान से। प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार जो है प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था और वृक्ष को काटने पर कठोर नियम भी बनाए गए थे। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। अर्थात जो है न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश, ये आदेश कर देना, ठीक है, आदेश दिए। यह संकल्प लें कि जीवन में आने वाले शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो ये हमारा पूरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। और आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक ही वीडियो में देखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी के हर एक टॉपिक को डिस्कस कर दिया है। जो टॉपिक बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में आप धुआं उड़ा दो, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, 95% लाना है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। ऐसे ही अगर और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करो ही, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट की वीडियो लाने वाले हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।